प्रयागराज शूटआउट के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। वहीं अतीक के दफ्तर पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने धूमनगंज इलाके में अतीक के दफ्तर की खुदाई की, जिसमें कई हथियार और कैश बरामद हुए। देखिए डॉन के पुरानी हवेली को पुलिस ने कैसे खोद डाला। रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक के दफ्तर की खुदाई। अतीक अहमद का यहाँ पर कार्यालय हुआ करता था, जहाँ से वो चुनाव का संचालन करता था, जहाँ से बैठकर वो जब राजनेता था, जब सांसद था, जब विधायक था तो लोगों की फरियाद सुनता था। उसी कार्यालय में तमाम असलहे छुपाए गए थे, कैश छुपाया गया था और इस बरामदगी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की मजबूत प्लानिंग की गई थी उमेश पाल को मारने की। डॉन की काली कमाई पाताल से निकल आई। काफी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है और इस कैश की यहाँ पर नोटों की गिनती हो रही है। नोट की मशीन लगाई गई है और यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, पूरा मुफ्ती थाना इंचार्ज, वो और इसको कैश को गिनने के बाद फिर बैग में रखा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को खुद जो है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी ने यहाँ पर किया है। और इसके बाद जो अतीक अहमद का चकिया स्थित जो यहाँ पर कार्यालय था, जिसको की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसका कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ दिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर ये सब रखा हुआ था। मलबे में छिपा था हथियारों का भंडार। 10 वेपन यहाँ पर हैं, जिनमें पिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें और तमंचे हैं। इसमें देसी तमंचा भी है, पिस्टल भी है और बड़ी संख्या में कारतूस भी है। दिखाएंगे कि कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुआ। और गुर्गों ने खोला राज, डॉन पर गिरी गाज। और वो 2 आरोपी सामने हैं जिनको पकड़ा गया था और जिनके निशानदेही पर ये दोनों, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, नकाब जिनके चेहरे पर डाला गया है, ये वो आरोपी हैं जिनकी निशानदेही पर यहाँ पर ये बरामदगी हुई है। कोने कोने की तलाशी, चप्पे चप्पे पर फावड़ा। ये वो जगह है जहाँ पर मलबा गिरा हुआ है और इसकी खुदाई की गई है। यहाँ से भी कई चीजें मिली और अभी भी मैं दिखाऊंगा कि एक पुलिस के जवान है जो लगातार यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। फावड़े यानी बेलचे अभी भी चलाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई अभी थमी नहीं है। माफिया की हवेली से थाने पहुंची नोटों की गड्डी। तो किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरह से रुपयों का इंतजाम किया गया था, पैसे का इंतजाम किया गया था, ताकि इस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से भाग सके। और इस कैश को देखिए, इस सामान को, इस बरामदगी को देखिए, भारी बरामदगी। और यहाँ पर पुलिस की जीप में इसको रखा जा रहा है, यहाँ पर पुलिस की जीप में इसको रखा जा रहा है कि इसको लेकर जाएंगे अब यहाँ से। अतीक का पुराना ठिकाना पुलिस ने खोद डाला। इसमें अवैध निर्माण हुआ था और अवैध निर्माण के चलते एक हिस्सा ढहाने की इजाजत थी। आप देखिए बाहरी हिस्सा इसका दोनों तरफ जो है वो ढाया गया है, तो इस बाकी अंदर का मकान पूरी तरह से सुरक्षित है। तो शायद इन अपराधियों को यह लग रहा था कि इस मकान में कोई नहीं आएगा और इसको निष्प्रयोज्य माना गया है, कोई रहता नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको आसानी से यहाँ पर असलहे और रुपए छुपाने का जो है इसको ठिकाना बना लिया था। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। अतीक का हथियार बोलेगा, शूटआउट का राज खोलेगा। लेकिन कई घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है और इस सर्च ऑपरेशन में न केवल कमरों को खंगाला गया, बल्कि ये जो यहाँ पर मलबा गिरा है, इस मलबे में फावड़े और बेलचे से भी तलाशी की गई, जिसमें असलहे मिले हैं। यह कह सकते हैं कि यहाँ पर असलहों की खेती कर रहा था क्या अतीक अहमद, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से असलहे मिले हैं मलबे में, उसको दबाकर छुपा कर रखा गया था। हो सकता है कि इन्हीं असलहों का उमेश पाल शूटआउट केस में इस्तेमाल किया गया हो। अब जब इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी तब यह पता लगेगा कि आखिरी फायर इससे कब किया गया था। इसकी फॉरेंसिक जांच भी पुलिस कराएगी और तमाम जो इससे राज जुड़े हुए हैं, तभी उस राज से पर्दा उठेगा। शूटआउट के बाद पुलिस लगातार शूटर्स की तलाश कर रही है और इस बीच अतीक की पुरानी हवेली से कई बड़े राज फाश हुए। पुलिस ने माफिया अतीक के दफ्तर की खुदाई की तो लाखों रुपए मिले। नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की गई, कई हथियार यहां से मिले हैं। आइए आपको बताते हैं कि डॉन की पुरानी हवेली में पुलिस कब पहुंची और कब तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दोपहर
करीब 3 बजे प्रयागराज पुलिस का प्लान तैयार था। पूरा मुफ्ती, खुलदाबाद, धूमनगंज समेत कई थानों की फोर्स को सूचना दी गई। मीडिया को भी जानकारी दी गई, क्योंकि प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी। पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर टीम को लीड करते हुए निकल पड़े अतीक के पुराने ठिकाने के लिए। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं। मोहम्मद सजर, धूमनगंज प्रयागराज। सजर कैश अहमद, धूमनगंज प्रयागराज। राकेश कुमार कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना के हैं। मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा। शाम करीब 4 बजे धूमनगंज थाने के चकिया में स्थित अतीक के पुराने ऑफिस पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। चारों तरफ से अतीक के पुराने ठिकाने को घेर लिया गया। उसके बाद शुरू हुई अतीक के अवैध साम्राज्य की खुदाई का काम। 5 पिस्टल मिली हैं। एक पिस्टल है कोल्ट 45, 4 पिस्टल 32 बोर, 3 तमंचा 315 बोर, 2 तमंचा 312 बोर, टोटल 5 तमंचा, 5 पिस्टल 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ट 45 ऑटो 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगजीन है। ये इनके पास से बरामद हुई है। जो एमिनिशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनिशन 112 है। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस अतीक के दफ्तर की कोने कोने की तलाशी में जुट गई। चूंकि अवैध होने के कारण इस दफ्तर के एक हिस्से को पहले से ही गिराया जा चुका था, लिहाजा मलबे को हटाने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। फावड़े से पुलिस कर्मियों ने अतीक के अपराध की सफाई शुरू की। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। कि अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इस प्रकार से अगर जामा तलाशी और बरामदगी अलग अलग जो चीज है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000। शाम करीब 6 बजे करीब 1 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस को अतीक का खजाना हाथ लगा और मलबे में दबे हथियारों का जखीरा, लाखों कैश, 10 हथियार, सैकड़ों कारतूस, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कैश गिनने का काम शुरू हुआ। कैश गिनने के लिए 2 मशीनें मंगवाई गई, लेकिन एक ही मशीन से करीब आधे घंटे तक कैश की गिनती हुई। उसके बाद कैश और हथियार लेकर पुलिस वहां से रवाना हो गई। शाम करीब 7 बजे अतीक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को पुलिस अंजाम दे चुकी थी। पैसों और हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका था। माना जा रहा है कि ये कैश अतीक ने शूटआउट के बाद गुर्गों की मदद और उसे बचाने में खर्च के लिए रखा था और उसके दफ्तर से मिले हथियारों का संबंध शूटआउट से हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं हथियारों से उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया गया था। लिहाजा पुलिस तमाम चीजों की जांच करेगी, लेकिन इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हो चुका है कि अतीक हो या उसके गुर्गे, कोई बचने वाला नहीं है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। शूटआउट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अतीक के दफ्तर की खुदाई की, जिसमें पुलिस ने कुल 74,62,000 रुपए की नकदी बरामद की। अतीक के घर से खुदाई में 112 कारतूस मिले, 10 हथियार जिनमें 5 पिस्टल और 5 तमंचे। साथ ही अतीक के दफ्तर से 72,62,000 रुपए कैश बरामद किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात इलेक्शन की कर लेते हैं। 2024 की बिसात बिछ चुकी है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा यूपी में मिशन 80 के लिए घमासान भी जारी है। अखिलेश तीसरे मोर्चे की तैयारी में फिट होने के लिए मंथन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि यूपी में क्षेत्रीय दलों के सफाई का वक्त आ गया है और 2024 में सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 2024 की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट की तलाश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। छेद को रफू करें, भाई मतभेद को रफू चक्कर करें, फिर 2028 या उसके बाद या उसके कुछ बाद
वो सोचें कि क्या सपने देखें कि हो सकता है कि सत्ता के सिंहासन के इर्द गिर्द पहुंच पाए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यूपी क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में इन पार्टियों का सफाया होना है। यानी बीजेपी थर्ड फ्रंट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी को भरोसा है मोदी और योगी के काम को जनता पसंद कर रही है। जो मुख्य बड़ी पार्टी है उनके गठबंधन के बावजूद भी उनके घर के 3 लोग हारे और बीएसपी अगर 10 जीती है, आज उसके पास केवल 1 विधायक है, तो वो गठबंधन एक कारगर गठबंधन था जो नहीं चल पाया। इसलिए इन गठबंधन से कुछ फर्क नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय दलों की सफाई का ये दशक चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ और 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, अपना आशीर्वाद देगी। इस नाते अखिलेश यादव जी अपनी खींच मिटाने के लिए कभी पश्चिम बंगाल, कभी अन्य राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को भी ये पता है कि जिसकी जमीन अपने प्रदेश में ही दरक चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको कहीं यहाँ पर वोट देना उसके कोई फायदा नहीं है। इस नाते मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ना उत्तर प्रदेश की जनता सीरियसली लेती है, ना पश्चिम बंगाल या अन्य प्रदेश की जनता सीरियसली ले रही है। 2024 की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अगर विपक्षी दल का बस चले तो ये लोग पाकिस्तान की पार्टी से भी गठबंधन कर लें। क्षेत्रीय दल नहीं, ये लोग पाकिस्तान की पार्टियों से ले लें। इन लोग जहां जहां इनका मन है वो पार्टी को जोड़ लें, तब भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 350 सीट से लाने से ये रोक नहीं पाएंगे। रवि किशन के वार पर एसपी सांसद एसटी हसन ने पलटवार किया। उन्हें तो आदत है कि पाकिस्तान को लाना, हिंदू मुसलमान करना, वोट पोलराइज करना। ना वो विकास पे बात करेंगे, ना रोजगार पे करेंगे, ना महंगाई पे करेंगे, ना किसान पे करेंगे, ना मजदूर पे करेंगे, ना मरीज पे करेंगे। बात काय पे करेंगे? धर्म के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर। 2024 के लिए अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी गठबंधन की तलाश में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पश्चिम बंगाल की धरती चुनी। वहीं बीजेपी यूपी में मिशन 80 की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्ती में ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। खबर है कि जिले में करीब 60,000 मनरेगा मजदूर फर्जी पाए गए और इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में है। फौरन जांच के आदेश दिए गए कि ये करप्शन किन किन के सहयोग से हो रहा है। बस्ती जिला प्रशासन में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत से मनरेगा में बड़ी धांधली हुई है। आरोप है कि जिम्मेदार लोगों ने सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया है। जांच में पाया गया कि जिले में करीब 60,000 मनरेगा मजदूर फर्जी पाए गए हैं। आनन फानन में प्रशासन ने फर्जी जॉब कार्ड निरस्त कर दिए हैं। जो है मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का सत्यापन हमेशा हर साल किया जाता है। उसमें कुछ लोग मृतक भी हो जाते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं और बहुत सारी नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो नगर पंचायतों में सम्मिलित हो गई हैं। इसलिए जनपद बस्ती में लगभग 50 से ऊपर जो है हमारी ग्राम पंचायतें नई नगर पंचायतें बनी, उसमें सम्मिलित हो गई थी। कुछ लोग मृतक हो गए थे और जो कोरोना काल में प्रवासी मजदूर आए थे जिनके कार्ड बने थे, उस मिलाकर लगभग 60,000 के आसपास हमारे कार्ड जो है इस तरह से पाए गए थे, जो कि व्यक्ति यहाँ ज्यादा निवासित नहीं है या मृतक हो गए या अथवा वो नगर पंचायतों में ग्राम पंचायत सम्मिलित। यही नहीं, जैसे ही प्रशासन को इस फर्जीवाड़े की खबर मिली, पूरे जिले के मनरेगा मजदूरों की जांच की गई तो 1,50,000 जॉब कार्ड फर्जी मिले, जबकि जिले में कुल 6.7 लाख मजदूर एनरोल्ड हैं। नहीं देखिए, पैसे खाते में ट्रांसफर तभी होते हैं जब उस व्यक्ति ने उस पीरियड में काम किया होगा। जरूर हो सकता है कि धनराशि अलग अलग समय पर आती रहती है, तो अगर वो व्यक्ति मान लीजिए नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके खाते में पैसा गया होगा। सवाल है कि जब हर साल मनरेगा के मजदूरों का सत्यापन किया जाता है तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कहां से हो गया। 100 दिन की रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा में मजदूरों का हर साल एनरोलमेंट होता है। सरकार हर हाथ रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी सरकार की मंशा पर परितः लगाने में जुटे हुए हैं। आखिर इस सरकारी धन की बंदरबाट किसने की? फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बस्ती से हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट।
और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आई कि इसी साल दिसंबर में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने दिव्य भवन में विराजमान हो जाएंगे। इसके पीछे तर्क भी दिया गया है। दिसंबर में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि इसी साल रामलला के दर्शन भी नए और भव्य मंदिर में शुरू हो जाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। खबर पक्की है और अच्छी भी है। जल्द ही भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला के दर्शन होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि इसी साल दिसंबर में रामलला अपने नव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा भी कर पाएंगे। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर दिसंबर में मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। उद्घाटन की तिथि को लेकर ट्रस्ट ने कहा कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद तारीख पर चर्चा होगी। जो सोचा है शायद वो सोच ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और ये कार्य पूरा हो जाएगा समय से और हम प्राण प्रतिष्ठा 2023 में कर पाएंगे। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। मंदिर के फर्श का तकरीबन 75% काम पूरा हो चुका है। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर जाने के लिए कुल 33 सीढ़ियों को चढ़कर श्रद्धालु रामलला के परिसर पहुंचेंगे। इन सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात राम भक्त खुद को रामलला के परिसर में खड़े पाएंगे। लगभग 30 फीट दूर गृह मंडप से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल 24 सीढ़ियां बनकर तैयार हैं। राम मंदिर पे सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 24 सीढ़ियां बन चुकी हैं। ऐसे 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 33वें कदम पर वो फर्श पर पहुंचेंगे। कुल 33 सीढ़ी चढ़ना होगा, लेकिन ये है हमारे परकोटे के अंदर आने के बाद जो सीढ़ियां होंगी उसका विवरण दे रहा हूँ। उसके बाद सीधे भगवान जाकर के भगवान का दर्शन 30 फुट दूर से गृह मंडप में जब खड़ा होगा दर्शनार्थी तो भगवान का दर्शन में होगा। भगवान रामलला के दिव्य मंदिर में बनाए जाने वाले गर्भगृह का निर्माण उच्च कोटि के मार्बल से किया जा रहा है। भगवान रामलला का मंदिर अष्टकोणीय होगा, जो नागर शैली का उत्तर भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर होगा। मंदिर निर्माण को देखने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम भक्तों को आमंत्रित किया है। ट्रस्ट का कहना है कि राम भक्तों से निवेदन है कि वे अयोध्या आकर रामलला के मंदिर के निर्माण को देखें। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे और उन्होंने अयोध्या दौरे के दरमियान भगवान रामलला के मंदिर के उद्घाटन की तिथि को लेकर भी पूछा था, जिस पर चंपत राय ने उनसे कहा कि ये तिथियां 1-2 महीने पहले भी हो सकती है। फिलहाल मंदिर का उद्घाटन भव्य होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक भी भगवान रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। इधर काशी में पीएम मोदी के दौरे से पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया। यूपी के मंत्रियों ने वाराणसी की सड़कों पर झाड़ू लगाई। दरअसल 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस बार बीजेपी नेताओं ने काशी को साफ रखने की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। इस दौरान बनारस के सभी वार्डों में 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल मलदहिया में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत की उन्होंने। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मलदहिया चौराहे को साफ करते हुए झाड़ू लगाई। इस दौरान बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी हाथों में झाड़ू लेकर मंत्री जी का साथ दिया। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी स्वच्छता के प्रतीक हैं। जब जब काशी आते हैं तो यहाँ के कार्यकर्ता
एक हफ्ता से 3 दिन पहले से सफाई करते हैं। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 24 तारीख काशी आ रहे हैं। आज पूरे शहर में अलग अलग चौराहों पर कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इस अभियान को संबल प्रदान कर रहे हैं और झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। कितने दिन तक ये अभियान पूरा जारी रहेगा? ये हमारे पास ये अभियान है 24 तक। तो पीएम मोदी 24 मार्च को काशी में होंगे। पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जो कि अब अंतिम दौर में है। तो इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी के कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण भी किया, जिसमें परियोजनाओं से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को उन्होंने बारीकी से परखा है। पीएम मोदी वाराणसी में तकरीबन 5 घंटे रहेंगे और इस दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में शहर के संभ्रांत लोगों की सभा को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी 1750 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिनमें 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 1200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी, नगर निगम और जल कल विभाग की योजनाएं शामिल हैं। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर, उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं। और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करें। उस पे पूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। नहीं, कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समय से बता दी जाएगी। किन चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? पूरे रूट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।